हेलो सी वालों, आप लोग कैसे हो? आशा करते कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है मैराथन क्लास, जिसमें जो है आप लोग का जो एसीसी पेपर है, जो बहुत सारा आप लोग का प्रॉब्लम रहता है और बहुत सारा जो है आप लोग का कंफ्यूजन है एसीसी को लेकर कि भैया आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, कि भैया ये एसीसी का पेपर हम लोग कैसे करें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है सेमेस्टर 1 में और ये सभी स्ट्रीम के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो इसको आपको पढ़ना है और अगर आप भी जो है 50 में 50 लाना चाहते हो तो ये मैराथन सेशन जो है आपको पूरा देखना चाहिए, जहां पे एक ही वीडियो में जो है आप लोग का सारा पोयम और प्रोज जो है कंप्लीट हो जाएगा। और गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आप पूरा मैराथन सेशन अटेंड करते हो तो 50 में 50 जो है आपको कोई नहीं काट सकता। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि आज पहला सबसे पहले आप लोग का क्या है, 3 पोयम है और 3 प्रोज है। सबसे पहले हम लोग पोयम स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग जो है प्रोज पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास जो है पोयम का सारा चैप्टर होगा, 3 चैप्टर है पोयम का। एक है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एक है आफ्टर वर्ड्स और एक है द माइंड इज विदाउट फियर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला पोयम। आप लोग को भी क्या करना है कि उस पोयम का जो लाइनिंग है वो आपको जो है अपने पास रख लेना है। या तो फोन से आप पढ़ रहे हो तो फोन से रख लो, या तो आप क्या करो, उसको डाउनलोड कर लो ऑनलाइन, वहां पे अवेलेबल है और आप लोग लाइन बाय लाइन जो है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द माइंड इज विदाउट फियर। अब बात आता है कि द माइंड इज विदाउट फियर जो पोयम है ये किस तरीके का पोयम है। तो देखो भाई, ये एक तरीके का रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये लिखा गया एक क्या है, पोयम है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर कब लिखे थे इस पोयम को? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत के आजादी के पहले ये पोयम जो है एक्चुअली लिखे थे, यानी ये जो पोयम है वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम का लिखा गया है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो पोयम है, ये पोयम एक्चुअली कहाँ से लिया गया है? तो ये पोयम रविन्द्रनाथ टैगोर का एक फेमस जो उनका कलेक्शन ऑफ स्टोरी है, गीतांजलि से लिया गया है। तो कई दफा क्वेश्चन आता है कि द माइंड इज विदाउट फेयर इज टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर होता है हम लोग का गीतांजलि। आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, जिनको हम लोग कभी भी सुगुरु के नाम से भी जाना जाता है, जो नोबेल लॉरिएट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ तक कि उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में। और कब दिया गया था आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए। और ये दिया गया था 1913 में, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं पे अब बात करते हैं कि द माइंड इज विदाउट फियर जो उनके द्वारा लिखा गया प्री इंडिपेंडेंस टाइम का एक पोयम है, इसमें वो क्या बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पोयम का थोड़ा हम आपको बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले ये जो माइंड इज विदाउट फियर यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, गॉड से एक प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। और आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, जब भारत आजाद होगा ना तो हम एक सपनों का भारत देखना चाहते हैं। एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां पे, जहां के सारे लोग, हमारे जितने भी जो लोग होंगे, वे लोग क्या है, फियर से आजाद होंगे। कोई भी तरीके का उनके मन में डर नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का कोई शोषण नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का अत्याचार नहीं होना चाहिए। लोग जो है हंसी खुशी जो है जीवन बिता रहे होंगे। लोग जो है बहुत खुशहाली से अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जो है जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और एक लॉजिकल, एक रेशनल लाइफ जो है वो जी रहे होंगे। इसके साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि हमारे देश का एक जो सबसे बड़ा बैरियर है, वो बैरियर क्या है कि हम लोग आउटडेटेड कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और मानते हैं, जो कि पूरा पूरा क्या है, एक बैड हैबिट है। तो ये आशा करते इस पोयम में कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा ब्रिटिश कॉलोनी से, यानी जब हमारा देश ब्रिटिशर से आजाद हो जाएगा, उसके बाद का भारत एक सपनों का भारत होना चाहिए। एक ऐसा, तो एक ऐसा भारत का बात करते हैं जिस भारत में क्या हो, लोग जो है कास्ट सिस्टम को नहीं सपोर्ट करे। एक ऐसा भारत जहाँ पे जो अंधविश्वास है उसको न माने और उसके बजाय लोग जो है रेशनैलिटी पे विश्वास करें। लोग जो है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, है ना, और जो राइटियस
थिंग है यानी जो सही चीज है उसके ऊपर विश्वास करे और उसके ऊपर क्या करे, एफर्ट करे, तब जाकर ही हमारा भारत जो है एक बेहतर भारत का निर्माण हो पाएगा। तो ये एक बेसिकली क्या है, उनका बैकग्राउंड है जहां पे वो गॉड से प्रार्थना करते हैं और आग्रह करते हैं कि भारत जब ब्रिटिश से आजाद होगा तो किस तरीके का भारत जो है होना चाहिए, और ये किस तरीके का भारत को देखना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को, लोग किस तरीके से आजादी के बाद जो है उनका थिंकिंग, ब्रॉडर थिंकिंग होना चाहिए, है ना, रेशनैलिटी पे जोर देना चाहिए, इंटेलेक्चुअल, वो बोलते हैं कि केवल जो आजादी है वो आजादी केवल हम लोग ब्रिटिशर्स से नहीं लेना है, बल्कि आजादी हम लोग को लेना है सुपरस्टिशियस से। जबकि हम आजादी लेना है हमें किस चीज से, कास्ट सिस्टम से, है ना, और हमें एक बेहतर भारत का नींव रखना है, और इसके लिए भारत के लोगों को आजाद होना पड़ेगा। कैसा आजाद होना पड़ेगा, है, खाली ब्रिटिशर से आजाद नहीं होना पड़ेगा, बल्कि मोरल फ्रीडम होना पड़ेगा, मोरली फ्री होना चाहिए कि वो सोच सके, कुछ कर सके, है ना। उसके बाद इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होना चाहिए कि हर कुछ जो है रीजनल हो, हर कुछ जो है लॉजिकल बात करे, लॉजिकल सपना देखे, है ना, अच्छा भारत को बनाने का बात करे। और वहीं पे जो है स्पिरिचुअल, जहाँ पे आध्यात्मिक उनके पास आजादी भी होना चाहिए, यानी आध्यात्म के बारे में बात करना चाहिए, कि ऐसा बात करना चाहिए जो पूरे मानव के कल्याण का हो। तो इस तरीके का जो है वो भारत का सपना देखते हैं, और इसी के बारे वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं और चाहते हैं कि आजादी के भारत कुछ इस तरीके से दिखे, और वहाँ के लोग कुछ इस तरीके से बातों को सोचे समझे और पूरे तरीके से आजाद हो, कोई उनके मन में फियर नहीं हो, कोई मन में उनका डर नहीं हो, किसी भी तरीके का उनके मन में जो है कोई शंका नहीं हो, है ना, वो आजाद हो, और केवल आजाद शारीरिक रूप से नहीं हो, बल्कि वो मानसिक रूप से अभी आजाद है, सोचने के लिए, कुछ कहने के लिए। सो ये रहा बैकग्राउंड। अब हम लोग चलते हैं इनके लाइनिंग को थोड़ा देख लेते हैं कि ये लाइनिंग में क्या बताने का कोशिश किए हैं। सो आप लोग इस इनका जो लाइनिंग है उसको जो है आप लोग निकाल लीजिए, एक एक लाइन बाय लाइन जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहला लाइनिंग क्या है, पहला स्टांजा है, टोटल 8 लाइनिंग है, 8 स्टांजा है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला लाइनिंग है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। पहला लाइनिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर ये चाहते हैं कि जब भारत आजाद हो जाए तो भारत के लोगों का जो मन है, भारत के लोगों का जो दिमाग है, वो क्या होना चाहिए, डर से मुक्त होना चाहिए, है ना, किसी भी तरीके का प्रेशर से, किसी भी तरीके का दबाव से क्या होना चाहिए, उनका दिमाग, उनका माइंड पूरे तरीके से फ्री होना चाहिए। एंड द हेड इज हाई, और उनका जो सर है, मतलब भारत के लोगों का जो सर है आजादी के बाद से, जब वो मानसिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे तो उनका सर कैसा होना चाहिए, गर्व से ऊंचा करके जो है चलना चाहिए। यानी वो चाहते हैं कि भारत के लोग जो है मेंटली फ्री के साथ साथ वो लोग क्या हो, वो अपने ऊपर गर्व करे, अपने ऊपर प्राउड करे कि हम एक इंडियन है, हम एक भारतीय हैं, और गर्व के साथ सिर ऊंचा करके जो है वो चले, और उनका सिर हमेशा ऊंचा रहे, कभी भी जो है वो नीचा उनका सिर ना रहे। दूसरा लाइन में क्या बोलते हैं, वो कैसा सपनों का भारत चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं, वेयर नॉलेज इज फ्री। दूसरी लाइन बताते हैं कि एक ऐसा भारत को देखना चाहते हैं आजादी के बाद कि जहां पे हर लोगों को क्या मिले, ज्ञान मिले, हर लोगों को एडुकेशन मिले, और वो एडुकेशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्री एडुकेशन होना चाहिए, बिल्कुल एक्सेसिबल होना चाहिए, बिल्कुल एफोर्डेबल होना चाहिए, जो सभी लोग ले पाए, हर गरीब से गरीब, हर भारतीय भारतीय और हर बच्चा जो है पढ़ सके, इतना सस्ता और इतना फ्री एफोर्डेबल एजुकेशन होना चाहिए। तो इस तरीके का जो है वो क्या चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं जहां पे कोई भी गरीबी के कारण, कम पैसा के कारण ऐसा ना हो कि वो पढ़ लिख ना पाए। क्योंकि आजादी के पहले तो क्या होता था कि ब्रिटिशर्स इतना ना एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगाते थे कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते थे भारतीय, वही अपने बच्चों को पढ़ा पाते थे, जिससे बाकी सारे जो पेरेंट्स हैं
वो अपने बच्चों को एडमिशन नहीं दिला पाते थे स्कूल में, जिससे उनके बच्चे अनपढ़ रह जाते थे, इलिटरेट रह जाते थे। तो ये चाहते थे कि आजादी के बाद ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में हर बच्चा पढ़ सके। इतना क्या होना चाहिए, फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन होना चाहिए कि हर बच्चा ले सके। उसके बाद क्या बोलते हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। बोलते हैं एक ऐसा दुनिया देखना चाहते हैं जहां पे कोई भी देश या कोई भी देश के लोग बटे नहीं होना चाहिए। किसमें बटे नहीं होना चाहिए, इनटू फ्रैगमेंट, यानी अलग अलग पीसेस में, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग ब्लॉक में। भारत और विश्व के जितने भी देश है और जो लोग हैं वो किसी भी रूप में बटे नहीं होना चाहिए, यानी बटना नहीं चाहिए, एक रहना चाहिए, यूनाइट रहना चाहिए, भाईचारे की तरह एक साथ रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सेपरेशन नहीं होना चाहिए, कहते हैं कि ऐसा वो दुनिया देखना चाहते हैं कि सारे दुनिया के जो देश है और जो लोग है वो एक साथ आगे बढ़े, एक साथ फल फूले, एक साथ सबका कल्याण होके, लेकिन कोई देश, कोई भी व्यक्ति क्या हो, टूटे ना, सेपरेट ना हो, यही जो है चाहते हैं। आगे क्या बोलते हैं, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी जो नैरो, नैरो का मतलब होता है ये जो छोटी घरेलू जो वॉल है, यानी कि जो ये दीवार है, इसमें दुनिया के कोई भी देश बटे नहीं होना चाहिए। नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब क्या होता है कि जितने भी ज्योग्राफिकली, जैसे क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया का जो देश है ना, अलग अलग जो बटा हुआ है ज्योग्राफिकली, है ना, हर देश क्या है, हर देश का अपना एक बॉर्डर है ना, दूसरे देश से अलग करता है। वो चाहते हैं, इंटरनेशनलिज्म का सपोर्ट करते हैं, वो ह्यूमैनिटी का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि सारे मानव एक साथ रहे हैं। इसके लिए जो हम लोग क्या किए, अपने नेशनैलिटी को, है ना, बॉर्डर बनाकर दूसरे नेशनैलिटी और दूसरे देश से अलग कर लिए हैं। ये इस आधार पे जो है हमें अपने देश को बांटना नहीं चाहिए। सभी देश के बीच में बॉर्डर नहीं होना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति किसी दूसरे देश में आसानी से जा सकता है, मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, कोई उनके बीच का रोड़ा, रुकावट और बाधा नहीं बनना चाहिए। बैरियर, ये जो बॉर्डर एक बैरियर के रूप में है, ये जो अलग अलग रिलीजियन के रूप में हम अपने आप को बांट लिए हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रेस, अलग अलग कलर, अलग अलग ज्योग्राफिकल बाउंड्री में हम अपने आप को क्या किए हैं, बांट लिए हैं। इन सभी से जो है हमें बचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा विश्व बनाना चाहिए जो एक विश्व हो, एक देश हो, एक लोग हो, जहां पे हर लोग एक हर लोग जो है दूसरे देश के लोगों से आसानी से मिल सके, अपना प्यार बांट सके, अपना बात कह सके, है ना। उसके बाद ही क्या बोलते हैं चौथा लाइन में, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और बोलते हैं इस दुनिया में वो एक ऐसा दुनिया देखना चाहते हैं जहां पर जो वर्ड्स है, यानी जो बातें हो तो केवल सच्चाई का बातें हो, बातें हो तो सच्चाई के डेप्थ से निकले हुए बातें हो, यानी केवल लॉजिक के ऊपर बात हो, फैक्ट बेस्ड बात हो, केवल रेशनैलिटी वाला बात हो, केवल ट्रुथ का बात हो, यानी सही चीजों का बात हो, सही चीज करने के लिए इनकरेजमेंट हो। किसी भी तरीके का जो बैड चीज है, जो हमारे समाज, हमारे देश, हमारे पूरे दुनिया और मानवता के बीच क्या कर रहा है, जेलस उत्पन्न कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ला रहा है, उन तमाम चीजों को हमें क्या करना चाहिए, साइड में रखकर, और हमें डेप्थ ऑफ ट्रूथ से केवल सही वाणी, सही वर्ड्स, सही बातें जो है बोलनी चाहिए, है ना। तब जाकर क्या होगा, ये जो प्यार है, ये जो लगाव है, ये जो भाईचारा है, ये जो यूनिटी है, ये और ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। इसके अलावा क्या बोलते हैं, बोलते हैं वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। वो बोलते हैं कि एक ऐसा दुनिया देखना चाहते हैं जहां पे कोई भी थका हुआ ना हो, कोई भी क्या है,
कोई थका हुआ ना हो और वो तब तक के लिए थका नहीं हो जब तक कि वो क्या है, परफेक्शन ना प्राप्त कर ले। यानी आप यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे वो चाहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा दुनिया देखना चाहते हैं जहाँ पे हर लोग क्या कर रहे हैं, परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट करने के लिए, सही चीज को प्राप्त करने के लिए, वेलफेयर के पीछे क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और राइट एफर्ट डाल रहे हैं, है ना, लॉजिक के पीछे एफर्ट डाल रहे हैं, रेशनैलिटी के पीछे एफर्ट डाल रहे हैं, जहां पे वो चाहते हैं कि सभी लोग क्या करें, सही गोल को, अपने जो गोल है, अपने जो ड्रीम है, अपने जो विजन है, उसको प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअस, टायरलेस क्या करे, एफर्ट लगाए, और तब तक लगाए जब तक कि वो अपने गोल, अपने ड्रीम को प्राप्त ना कर ले। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का बड़ा अच्छा कोटेशन है जो इससे मिलता जुलता है। वो बोलते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। वो बोलते हैं, उठो, भागो और भागते रहो, तब तक के लिए संघर्ष करते रहो, तब तक के लिए मेहनत करते रहो जब तक कि तुम्हें अपना लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी यहाँ पे भी रविन्द्रनाथ टैगोर वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कैसा दुनिया जहाँ पे हमारे भारत के लोग, जो लोग क्या करे, सही चीज को, अपने अपने जो उनका एम है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट लगा रहे हैं, है ना, डेडिकेशन लगा रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ, पैसेंस के साथ, कामनेस के साथ। तो वो एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां पे सभी लोग क्या करें, मेहनत करें। मेरे दोस्त, आप लोग भी मेहनत करो। अभी भी जो बच्चे सीरियस नहीं, एग्जाम है एसीसी का, देखो आपका यहाँ पे 50 में 50 लाने का लक्ष्य है, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना होगा, आपको अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा और आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिना एफर्ट का इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। तो वो बोलते एक ऐसा दुनिया देखना चाहते हैं जहां पे हर लोग क्या करे, अपने एम को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। क्या बोलते हैं, जहां पे क्या हो, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यानी जो लोगों का जो रेशनैलिटी है, जो लोगों का जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो लोगों का जो रीजन है, जो लोगों का क्या बोलेंगे, राइटफुल थॉट है, ये क्या होना चाहिए, एक सही स्ट्रीम में जाना चाहिए। और कभी भी उनका जो रेशनैलिटी है, जो लॉजिक है, वो कभी लॉ अपन मतलब उनको अपने रास्तों से भटकना नहीं चाहिए। यानी जो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप कंटिन्यूअस एफर्ट लगा रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में आप चलते रहो। आपका डायरेक्शन, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उसको पाने के लिए। आप संघर्ष कर रहे हो, किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन आप प्राप्त करते 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 कुछ ऐसा चीज आया जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तब जाकर आप क्या करोगे, आप परफेक्शन नहीं प्राप्त कर पाओगे, आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूअस उसी दिशा में एफर्ट लगाना पड़ेगा जो दिशा आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करवाए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ भाई मेरे दोस्त, थोड़ा लाइक और कमेंट करो जिससे मेरे को भी मोटिवेशन है कि हाँ भाई हम पढ़ा रहे और हमारे जो भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, कलीग लोग हैं, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। बड़ा सिंपल में हम भाई बता रहे हैं आप लोग को, है ना, और यही एग्जाम में आपका आएगा, पढ़ लो अच्छे से। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। क्या बोलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। यानी हमारा जो डेड हैबिट है, डेड हैबिट का मतलब होता है जो बुरी आदतें हैं, हम लोग क्या करते हैं अब, मतलब वो क्या बोलेंगे, हम लोग कास्टिज्म का बात करते हैं, हम लोग सुपरस्टिशियस के पीछे भागते हैं, है ना, बैड हैबिट्स हम लोग अपनाते हैं, एक दूसरे के बीच डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये तमाम चीजें क्या करेगा हम लोग को, रेगिस्तान के जो मरुस्थल, जो बालू है, उसमें हमको निस्तो नाबूद कर देगा। यानी वो कहते हैं कि ये जो डेड हैबिट्स है ना, हम लोग को एक दिन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, हम लोग को एक दिन क्या कर देगा, पूरे तरीके से क्या बोलेंगे, स्टॉप कर देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डेयरी डेजर्ट का मतलब होता है जीवनहीन स्थिति, एक ऐसा स्थिति में ले जाएगा ना, हमारा जो बैड हैबिट्स है, यानी जो बुरी आदतें हैं, हमको ऐसे जगह ले जाएगा ना जहां से हम पुनः
अपने क्या कर सकते हैं, लाइफ को जो है मतलब जी नहीं सकते हैं। वहां पे जाने के बाद हमारा लाइफ पूरा तरीके से स्पॉइल हो जाता है। तो ऐसा जो डेड हैबिट है, जो बुरी आदतें हम लोग पाल के रखे हैं, अब समय आ गया है कि उसको क्या करने के लिए, यहाँ समाप्त करने के लिए, और ट्रुथ के पीछे, रेशनैलिटी के पीछे और उसके पीछे हमें एफर्ट लगाने की बात है। बहुत दिन लगा लिए बुरी आदतों के पीछे एफर्ट, अब समय आ गया है कि हमें क्या करना है, सही हैबिट चूज करना है और उसके प्रति पूरे तरीके से ईमानदार रहना है। तब जाकर ही हमें क्या होगा, हमें अपने गोल की प्राप्ति होगा, है ना। तो जहां पे जो नहीं समझ में आए कमेंट करके जरूर बताना। डेयरी डेजर्ट मतलब जीवनहीन स्थिति, इसका मतलब बोल रहे हैं आउटडेटेड थिंकिंग और हैबिट्स। ये जो हम लोग पाल के रखे हैं, है ना, कि आउटडेटेड थिंकिंग, आउटडेटेड थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जाति प्रथा, कास्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, है ना। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो बैड हैबिट्स हम लोग करते हैं, दूसरे को देख कर जेलस होना, है ना। तो ये तमाम चीजें बंद करो, ये सब आउटडेटेड है, तुमको भी क्या करेगा, आउटडेटेड बना देगा, है ना। 21st सेंचुरी में रहकर आप 20 सेंचुरी और 19 सेंचुरी का आप क्या कर रहे हो, थॉट लेकर चल रहे हो, और उस वो जो ऐसा कह रहा है वो हैबिट अपना रहे हो, और आप चाहते हो 21st सेंचुरी जैसा दिखे। नहीं पॉसिबल है मेरे दोस्त। 21st सेंचुरी में आकर 21st सेंचुरी का थॉट, राइट हैबिट आपको चूज करना पड़ता है। तब जाकर आप समय के साथ आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। समय के साथ अगर आप आउटडेटेड कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे तो आउटडेटेड ही होते रहोगे, है ना। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। सो ब्रॉडर थिंकिंग रखो, है ना, मीनिंगफुल एक्शन चूज करो। आगे क्या बोलते हैं, वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाई दी, वो चाहते हैं कि हमारा जो माइंड है उसको क्या करे, लीड करे। क्या लीड करे, आगे बढ़ाए। क्या आगे बढ़ाए, ब्रॉडर थिंकिंग। हमें अब समय आ गया है कि हम अपने मन को जो है बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है, साथ ही साथ मीनिंगफुल काम करना है, मीनिंगफुल हैबिट के पीछे अपना 100% एफर्ट डालना है, और एकदम ऑनेस्टी के साथ। क्या बोलते हैं, वेयर द माइंड, जहां पे एक ऐसा दिमाग हो जो केवल क्या है, आगे बढ़ने का सोचे, रेशनल चीजों का ऊपर काम करे, फालतू के कामों पे जो है खर्च ना करे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फालतू के कामों पे खर्च करते हैं, दिन भर रील्स देख रहे हैं, एग्जाम है ईसीसी का, सिविक का, हुआ कुछ नहीं है तब भी रील्स देख रहे हैं, क्या है, अरे हो जाएगा ना। हाँ, तो भाई ऐसे नहीं होता। आप एफर्ट कहाँ पे दे रहे हो, टाइम कहाँ पे दे रहे हो, एनर्जी कहाँ पे दे रहे हो, रील्स पे। तो ज्यादा रील्स का ही नॉलेज होगा ना। अरे ये रील्स तो हम देखे हैं, तो जान ढेर देखा हमसे रील्स। इस बात में हम लोग फालतू चीज में क्या करते हैं, बहस करते हैं, दिमाग लगाते हैं, है ना। इस पे नहीं कि हम कितना बार एसीसी का चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, है ना। तो अच्छी चीजों पे ब्रॉडर थिंकिंग रखो, राइटफुल थिंकिंग रखो, और सही चीजों को क्या करो, मीनिंगफुल एक्शन करना है। और यही हमारे माइंड को लीड करेगा, यानी हमारा माइंड जो है हमेशा सही सोचे, ब्रॉडर थिंकिंग करे, राइटफुल थॉट रखे, है ना, आगे बढ़ने वाला जो है बात करे, आगे बढ़ने वाला सोच रखे, है ना, ये सब लेजीनेस ये सब ना आए। आगे क्या बोलते हैं, मतलब वो प्रोग्रेसिव माइंड को बताते हैं कि लोगों का दिमाग कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव, हमेशा प्रोग्रेस का बात करें, हमेशा प्रोग्रेस सोचे, तो ऐसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए बोलते हैं थिंक हाई, थिंकिंग जो है आपको क्या करता है, बहुत बड़ा और बहुत आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हो। तो हाई थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या बता रहे हैं, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। क्या बोलते हैं, एक ऐसा दिमाग चाहते हैं कि लोग क्या करे, लोगों का मन दिमाग ऐसा हो जहां पे वो लोग क्या करे, केवल राइट थॉट निकले, केवल सही आगे बढ़ने वाला वो सोच रखे, आगे बढ़ने वाला सपना देखे, आगे बढ़ने वाला विचार उनके मन में आए, और राइट एक्शन करने का भी उनका मन क्या करे, उनको कहे कि सही काम पे अपना एफर्ट लगाओ, सही चीजों पे जो है अपना दिमाग लगाओ, फालतू की चीजों पे और डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में न रहो, है ना। क्योंकि यही समय है कुछ करने का, कुछ बनने का, करियर बनाने का। और इस टाइम पे तुम क्या कर रहे हो, अलगे चीज के ऊपर दिमाग लगा रहे हो जिससे कुछ आने जाने वाला नहीं है, है ना। तो चैट करके और ये सब करके कोई फायदा नहीं है। अभी एग्जाम पे ध्यान दो, इससे ही जीवन में आगे बढ़ो। लड़का हो
तो जल्दी करियर और पैसा कमाना सीखो, वरना आज जो लड़की को लगता है ना तुम वो भाव दे रही है, वो काट के जाएगी। समझ में है ना? तो वही बात है, फालतू चीजों पे नहीं, राइट एक्शन पे, अभी के समय में, आज के टाइम पे हमें क्या करना है। आगे क्या बोलते हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। क्या बोलते हैं, यही तुमको राइट थॉट एंड राइट एक्शन ही तुमको क्या ले जाएगा, कहां ले जाएगा, स्वर्ग के स्वर्ग ले जाएगा। तुमको एक फ्रीडम ऑफ हेवन देगा, जहां पे तुम क्या कर सकते हो, अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कर सकते हो, और यही तुमको एक क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा जीवन देगा, जहां पे तुम हर चीज सोचने के लिए, करने के लिए, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सही चीज करने के लिए स्वतंत्र रहोगे। और इसी के लिए कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, माई फादर यहाँ पे कहते हैं गॉड को, हे मेरे पिता, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे साहब, लेट माई कंट्री अवेक। आप क्या करो, मेरे देश के लोगों को, मेरे कंट्री मैन को, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो लोग हैं, जो क्या है, बड़ा दिल के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका माइंड जो है पुअर हो गया है, माइंडसेट बहुत खराब हो गया है, उन लोगों को जगाओ, और जगाओ, लाइट दो, उनको नॉलेज दो, सही एक्शन बताओ, सही थॉट उसको दो, और क्या करो, हमारे देश और हमारे लोगों को आप क्या कीजिए, जगाइए, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, उनको जगाकर ज्ञानता की तरफ ले जाइए, उन्हें जगाकर एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ ले जाइए, ताकि वो अच्छा काम करे, अच्छा सोचे, और अपने जीवन को बेहतर बनाए और अच्छा जीवन जी सके। तो ये हम लोग का क्या था कि द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक छोटा सा पोयम था, जिसमें वो प्रार्थना करते हैं कि आजादी के बाद के भारत को कैसा भारत ये देखना चाहते हैं, और उसी के लिए जो है यहाँ पे बताते हैं अपने 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 वो क्या सोचते हैं कि कैसा भारत होना चाहिए, है ना? यही सारा चीज जो है इसमें बताया गया। तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग क्या कीजिए, इसको लाइन बाय लाइन इसको पढ़िए, और अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। इसके बाद जो है हम लोग एक सेकेंड पोएम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिस पोएम का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वादा करते हैं आपसे कि 50 में 50 आप सभी लोग का आएगा। थोड़ा मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि मेरे दोस्त ब्रेक 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 कितने सारे बच्चे का जो है कंफ्यूजन है और क्या क्या दिक्कत है, थोड़ा कमेंट करके बताइए, और जो नए हैं थोड़ा अपना परिचय भी दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, क्योंकि 10 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, जब तक हम हैं आपको पढ़ा रहे हैं इसी 50 में 50 कोई काट ही नहीं सकता है ना भाई, भाई आपके साथ है भाई, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग जो चैप्टर को अभी पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, है ना? जीवन में कई दफा ब्रेक 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 और ब्रेकअप 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 भी बहुत जरूरी है। तो जिन लोग का ब्रेकअप नहीं हुआ है उन लोग के साथ मेरा शुभकामनाएं, और जिन लोग का हो गया है उन लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन, जीवन में एक बार ब्रेकअप होना भी जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेक 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 जो पोयम है वो लिखा गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। तो ऑथर कौन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अब बात आता है कि ब्रेक 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 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिखने का उनका पीछे मोटिव क्या था। तो देखो हुआ ऐसा ना कि हर व्यक्ति का क्या होता है, जो बोल रहे हो मत समझना, हर व्यक्ति का, हर इंसान का दोस्त होता है ना? वो दोस्त जरूरी नहीं हो कि हमेशा जो है फीमेल फ्रेंड ही हो, है ना? कई दफा लड़कों के बीच भी जो है बड़ा गहरा बॉन्डिंग होता है, लड़की से ज्यादा गहरा बॉन्डिंग और दोस्ती और प्यार और उसके प्रति सम्मान, और जो है जो एक बॉन्ड होता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का भी जो है एक उनके कलीग थे, एक उनके मित्र थे, जिससे जिनके साथ ये बचपन से ही खेले कूदे हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ मौज मस्ती किए हैं, एक साथ बहुत सारा शरारती भी किए हैं, बहुत सारा मजाक मस्ती भी किए हैं, बहुत सारा कांड भी किए हैं आप लोग की तरह, है ना? तो अचानक क्या होता है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो साथी थे, राइट, जिनका नाम था आर्थर हेनरी हेलेम, लिख लेना। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो दोस्त थे उनका नाम था क्या, उनका नाम था हेनरी हेलेम, यानी उनका पूरा नाम था आर्थर हेनरी हेलेम। तो ये उनके बहुत ही पुराने मित्र थे, जो उनके
बचपन से लेकर जो है आज तक, मतलब बचपन से लेकर जो है बड़ा होने तक जो है ये दोनों एक साथ रहते थे और खूब बहुत अच्छा इन लोग के बीच जो था एक दोस्ती था, है ना। जय वीरू वाला जो है एकदम दोस्ती था, करण अर्जुन वाला एकदम दोस्ती था। लेकिन अचानक क्या होता है कि इनका आर्थर हेनरी हेलेम का अचानक सडन डेथ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये जीवन में क्या लाता है, भूचाल लाता है। भूचाल लाता मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आर्थर हेनरी हेलेम के जाने के बाद पोएट जो है, ऑथर जो है बहुत दुखी रहने लगते हैं, बहुत परेशान रहने लगते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो अक्सर लड़कों का ब्रेकअप होने के बाद होता है। लेकिन ब्रेकअप और अपने दोस्त को खोने में बहुत अंतर है मेरे दोस्त। तो ये जो दोस्त है ये अपने दोस्त को, जो जीवन तक साथ जाने वाला दोस्त था, जिसके अलावा वो किसी को नहीं देखे थे, ना इनका कोई दोस्त था, जिसे वो बेहद प्रेम करते थे, वही दोस्त इनको छोड़ के चला जाता। और हम यहाँ पे मेल दोस्त के बारे में बता रहे हैं, हेनरी हेलेम। तो उसके बाद क्या होता है ना कि ये बहुत ही उदास रहने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेला आइसोलेशन में रहने लगते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इनोसेंट, बहुत ज्यादा, मतलब इन उनके जाने का गम इतना इनके जीवन में रहता है कि ये समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। और वहां बैठने के बाद उनके मन में अपने दोस्त के प्रति वो सारी यादें, वो सारे मोमेंट ये आ रहा था। लेकिन ये सारे जो इनके मन में थॉट और जो भी यादें आ रहा था, अपने दोस्त के साथ बिताए गए जितने भी लम्हे थे, वो सब कुछ इनके मन में आ रहा था। लेकिन दुख इस बात का था कि सारे मन में आने वाले जो आवेश था और जो थॉट था, कंठ तक तो आ रहा था लेकिन उसको बयान नहीं कर पा रहे थे, और इसका जो दुख है उनको बहुत सताता है। और उसी टाइम पे वो समुद्र के किनारे और बीच के पत्थरों पे, जो पत्थर होता है समुद्र के किनारे, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और समुद्र का जो वेव है आकर पत्थर से टकरा रहा है, और आसपास देख रहे हैं बीच पे बहुत सारे लोग जो है खेल रहे हैं, सीप जा रहा है, नेचर को देख रहे हैं, समुद्र को देख रहे हैं, और देखते देखते जो है अपने दोस्त को भी क्या कर रहे हैं, बड़ा याद कर रहे हैं। ये तो खुद बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा निराशा, हताशा इनके जीवन में आ गया है उनके जाने के बाद। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि समुद्र के आसपास सब जॉय में हैं, सब आनंद ले रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, और ये चुपचाप से अकेला, अकेलापन, परेशानी, दुःख के दोस्त के जाने का गम इनको सता रहा है। अक्सर लड़कों का कटने के बाद वो घाट पे बैठते हैं, लेकिन इनका क्या है कि ये एक्चुअली समुद्र के किनारे जो है बैठे रहते हैं, और तब जाकर वो एक पोयम लिखते हैं अपने दोस्त का, दोस्त के प्रति, और दोस्त के लिए इनके मन में क्या जगह था, आर्थर हेनरी हेलेम के लिए इनके दिलों में क्या जगह था, किस तरीके का वो चाहत, किस तरीके का दोस्ती होता है, दोस्ती का मिसाल क्या होता है, दोस्ती जब दोस्त चला जाता है तो उसके बाद समझ में आता है उस दोस्त की कीमत। तो जो आपके आप आस पास से जो आपको बहुत परेशान करते हैं ना, वो सच्चे दोस्त होते हैं, है ना। जो कभी आपके सामने आपका बड़ाई नहीं करते, लेकिन आपके पीछे आपके लिए जान हाजिर करने के लिए तैयार है, बहुत प्यार करते हैं। मेरा भी एक दोस्त है ऋषि, बहुत प्यारा है मेरे लिए, है ना। और भगवान उसको बहुत खुशी दे, है ना। कभी बोला नहीं चाहता है लेकिन बोल दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, अब तो आप समझ ही गए होंगे इसका बैकग्राउंड क्या है। अब थोड़ा समझते हैं कि इनके मन में क्या क्या आ रहा था अपने दोस्त के लिए। उसी चीज को जो है वो बयान करते हैं एक पोयम में, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। देखो क्या है, ब्रेक 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 ऑन द ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी। देखो ये समुद्र के किनारे पत्थर पे बैठे होते हैं, और समुद्र की जो लहरें हैं वो आकर क्या कर रही है, जो समुद्र के किनारे और बीच के किनारे जो बड़ा बड़ा स्टोन रखा होता है, पत्थर रखा होता है ग्रे कलर का, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन, और उस जो ग्रे स्टोन है उसके ऊपर आकर क्या कर रहा है, जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं आकर क्या कर रही है, उसके ऊपर टूट जा रही है, यानी आकर क्या हो रही है, उसके ऊपर डायरेक्ट गिर जा रही है।
यानी आवाज नहीं आता, आके डायरेक्ट उसमें लड़ जा रही है। इसी को कहा जा रहा है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। समुद्र की लहरें जो है, समुद्र के किनारे जो रखी गई जो ग्रे स्टोन है, जो पत्थर है, उसको उसके ऊपर टकरा रही है और ये सब कुछ देख रहे हैं। एंड आई वुड दैट माई टंग, और यहाँ पे वो बैठ के वो समुद्र की लहरें बार बार आकर पत्थर से टकरा रही हैं और ये देख रहे हैं। और फिर ये कहते हैं आई वुड नॉट दैट माई टंग। टंग का मतलब होता है मेरी जो जबान है। वुड अटर, अटर मतलब इजाजत नहीं दे रही है, द थॉट दैट अराइज इन मी, यानी मेरे इनके मन में बहुत सारा, अकेला बैठकर जो है बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ इसके मन में आ रहा है अपने दोस्त के प्रति, दोस्त के साथ बिताए गए लम्हे, दोस्त के सारा बातें याद आ रहा है ना, वो ब्यूटीफुल मोमेंट याद आ रहा है जो अपने दोस्त के साथ बिताए हुए थे, वो सब कुछ इसके उनके मन में चल रहा था। और बहुत सारा क्वेश्चन भी था कि यार इतना जल्दी क्यों मेरे को छोड़ के चला गया, क्यों अकेला मेरे को कर दिया। और ये सब कुछ सोचते सोचते क्या हो रहा है, इनके मन में जो कुछ भी आ रहा है, चाहते हैं बयान करना, बोलना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन इनका जो टंग है, इनका जो जवान है, इनको इजाजत नहीं दे रहा है कि अपने अंदर चल रहे जितने भी जो आवेश है, जो फीलिंग है, जो इमोशन है अपने दोस्त के प्रति, उसको क्या करें, बयान करें। कई दफा होता है आप चाहते तो हो बोलना, लेकिन आकर यहाँ पे अटक जाता, आप बोल नहीं पाते। और वो जो फीलिंग होता है ना, सबसे वर्स्ट फीलिंग होता है। कितने लोगों के साथ हुआ है, थोड़ा मेरे को कमेंट कीजिएगा, है ना, थोड़ा कमेंट कीजिएगा कितने लोग के समय ऐसा हुआ है कि बोलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन बयान नहीं कर पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वही किसके साथ होता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ऑथर के साथ भी होता है। तो ये 4 लाइन आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा कमेंट करके बताइए भाई समझ में आया कि नहीं, लाइक कोई कीजिए, कमेंट में करके बताइए भाई, आपका भाई आपका एकदम पूरा उतार दे रहा है, बदन पूरा फीलिंग और इमोशन के साथ आपको पढ़ा रहा है, थोड़ा तो सपोर्ट बनता है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, सेकेंड स्टांजा में क्या बोल रहे हैं, ओह वेल फॉर द फिशर्स मैन बॉय, और वहां पे बैठे रहते हैं, तब तक उनका नजर पड़ता है समुद्र के किनारे जो बीच है उसके, वहां पे खेलते हुए 2 बच्चों को देखते हैं और उसकी खुशी को देखकर जो है ये क्या होते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। कई दफा इनको क्या होता है, थोड़ा जेलस भी लगता है कि यार हम दुखी बैठे हुए हैं, हताश में, निराश में, डिप्रेशन में, अकेलापन का शिकार हुआ है अपने दोस्त के चले जाने के बाद, तो हमारे जीवन में खुशी नाम का कोई चीज भी उसके साथ चला गया। अब हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है, साथी का खुशी जिसके रहने से हैप्पीनेस फील होता था, आज वो वही नहीं इंसान है ना। बहुत मैटर करता है बाबू, मेंटल हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या बोल रहे, ओह वेल फॉर द फिशरमैन बॉय, तभी उनका नजर पड़ता है मछुआरे के लड़के के ऊपर। फिशरमैन का मतलब क्या होता है, मछली जो फिशिंग करता है उसके जो बच्चे हैं, उसका जो लड़का है, तो इनका नजर पड़ता है मछुआरे के लड़के के ऊपर। क्या कर रहा है, दैट ही साउट विथ हिज सिस्टर एट प्ले, वो क्या कर रहा है, अपने बहन के साथ खेल रहा है बीच के पास, और चिल्ला चिल्ला कर खेल रहा है, मतलब शोरगुल मचा रहा है। नहीं हम लोग चिल्लाते रहते हैं, हम लोग तो दोस्त के साथ रहते तो आईसू चिल्लाते रहते थे। तो यहाँ पे ये भी क्या कर रहे हैं, समुद्र के किनारे समुद्र का हवा का मजा ले रहे हैं, समुद्र का व्यू का मजा ले रहे हैं, और वहां पे बालू उठाकर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पानी उठाकर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, और खूब अपने बहन के साथ, वो फिशरमैन का जो लड़का है अपनी बहन के साथ जो है खेलते हुए क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, चिल्ला रहा है, जॉय इंथिथ्यूजम से भरा हुआ है, एकदम उल्लास से भरा हुआ क्या कर रहा है, अपने बहन के साथ खेल रहा है, और खेलते साथ क्या कर रहा है, वो चिल्ला भी रहा है। और ये सारा चीज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, और फिर आगे देखते हैं कि समुद्र में एक क्या हो रहा है, एक सीप जा रहा है, एक सीप जा रहा है, और उस सीप का जो सेलर है, सेलर का मतलब क्या होता है, जहाज चलाने वाला, यानी जहाज चालक या नाविक, जो नाव चला रहा होता है, उसको देखते हैं कि भाई दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, यानी अपने रास्ते की तरफ जाते हुए, अपने मार्ग की तरफ जाते हुए, वे क्या कर रहा है, नाव चालक, वो क्या कर रहा है, गाना गा रहा है और मगन कर रहा है, और कह रहा है कि ये जिंदगी और महफिल हमारे काम की नहीं। मतलब गाना गा रहा है, जो भी गाना गा रहा है, ये नहीं गाना गा रहा था, हम बता रहे हैं,
वो नाव चलाते रहता है और अपने मगन में है, गाना गा रहा है, और ये क्या करते हैं, अकेले बैठे हुए हैं तो सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, और ये नोटिस करते हैं कि सब अपने मगन में है, सब अपने जीवन में आनंददायक है, जीवन अच्छे से जी रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे चुपचाप से अकेला डिप्रेशन में बैठा हुआ हूँ अपने दोस्त के चले जाने। ये होता है अकेलापन। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टू देयर हेवन अंडर द हिल, और वो जो जहाज है धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो स्वर्ग की पहाड़ों के नीचे से क्या कर रही है, गुजर रही है। यानी जो जहाज है वो स्वर्ग के जो पहाड़ है उसके नीचे से गुजर रही है, टू देयर हेवन अंडर द हिल, और पहाड़ों के नीचे से क्या हो रहा है, वो गुजर रहा है। बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड, और क्या बोलते हैं, बड़ा ही ये इमोशनल लाइन है। अच्छा सॉरी, एक लाइन हम यहाँ पे मिस कर दिए। तो ये 4 लाइन का स्ट्रेंजर समझ में आया, जहां पे बताते हैं कि हम अकेला बैठे हुए हैं, अपने मन में आए हुए जो थॉट है उसको बयान नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे देखते हैं कि एक मछुआरे का बच्चा अपने बहन के साथ जोरों शोरों और उल्लास के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है ना। और वहां पे देखते हैं कि एक जो नाव चालक है वो नाव चलाते चलाते क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, और अपने जीवन का मधुर रस को क्या कर रहा है, पी रहा है, और इंजॉय कर रहा है अपने लाइफ को, क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट, तो इंजॉय इट। फिर क्या बोल रहे हैं, ये 4 लाइन आशा करते कि आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा बताइए भाई, ये 4 लाइन समझ में आए कि नहीं, कोई वर्ड, कोई भी लाइनिंग स्टांजा नहीं समझ में आए तो बोलिए, आपका भाई आपके लिए है, समझाएगा भाई, आपका 50 में 50 लाना, ये गारंटी है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, 4 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद का 4 स्टांजा, उसके बाद का थर्ड स्टांजा क्या है, थर्ड स्टांजा है, एंड द स्टैटली शिप्स गो ऑन, और वो जो जो शिप्स है, जो पहाड़ के नीचे से क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने डायरेक्शन में और सीधा क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। एंड टू देयर हेवन अंडर द हिल, और क्या है, धीरे 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 वो क्या हो रहा है, पहाड़ी मतलब जो हेवन है उसके नीचे से क्या हो रहा है, वो चला जा रहा है। यानी हेवन अंडर द हिल मतलब जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उसके नीचे से क्या हो रहा है, होकर शिप आगे बढ़ रहा है। बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड, और ये सारा कुछ देखते देखते ये क्या होता है, ये अचानक वो पल को याद करते हैं जब इनका दोस्त इनके कंधा पर हाथ रखकर चला करता था और उनसे बात करता था, तब तक ये याद इनको आ जाता है, फ्लैशबैक आ जाता है। जैसे आप लोग को भी कई दफा फ्लैशबैक आता होगा, पुराना मेमोरी, पास्ट मेमोरी जो बहुत ही प्रेसियस था, बहुत ही आपको सुख देने वाला और खुश रखने वाला जो मेमोरी आप लोग भी जो है जिए होंगे कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेट्स के साथ। तो ये अपने दोस्त का वो जो इनके कंधों पे हाथ रखा करता था, और इसका जो उनको एक अपनापन लगता था, और इसके साथ ही साथ जो है वो एंड द साउंड ऑफ वॉइस, और इनकी दोस्तों से दोस्त का जो आवाज था, जो बात ये करते थे अपने दोस्तों के साथ, एक दूसरे से आपस में लोग बात करते थे, और उनके दोस्त का जो आवाज था, ये मोमेंट को जो है ये याद करते हैं, और बोलते हैं फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड, यानी अब वो बोलते हैं कि अब वो जो अदृश्य हाथ है, आज क्या है, उसके जाने के साथ ही क्या हुआ, ये हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वैनिस्ड हैंड मतलब जो हाथ अब नहीं है। तो किसके हाथ के बारे में बताया जा रहा है, हिज फ्रेंड, कि अब उनके जाने के बाद वो हाथ जो कभी कंधों पे रखा करता था और रहा था, वो आज नहीं है। एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, लेकिन आज भी जो मेरी दोस्त की जो आवाज है, दोस्त की जो साउंड है, जो वॉइस है, उसकी जो आवाज है, आवाज की मधुरता जो है, आज भी मेरे कानों तक, आज भी वो क्या है, मौजूद है। आज भी इनको सब कुछ, उनके आवाज, ये सब चीज को याद करते हैं, और ये बार बार उनके कानों में क्या होता है, सुनाई देती है। आशा करते हैं कि ये 4 लाइन आप लोग को समझ में आया होगा। लास्ट के 4 लाइन पढ़ते हैं, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ थाई क्रैक्स, ओ सी, बोलते ओ सी, ओ मेरे प्यारे सी, ओ मेरे सी, प्रेसियस सी, डार्क सी, ब्राइट सी, क्या बोलते, ओ सी,
तुम क्या करो, अपनी जो लहरें हैं, अपनी जो वेव है, उसको क्या करो, मेरे पैरों का जो क्रैक्स है, क्रैक्स मतलब जो किनारा है, और जो पैरों के नीचे जो क्या बोलेंगे, एक तरीके का जो दरार है, उसके ऊपर तुम अपने लहरों को क्या करो, पटको, अपने लहरों को क्या करो, यहां आकर गिराओ। यानी जो लहरें आ रही है अचानक से, उसको कहते हैं ओसी, अपने लहरों को जो है थोड़ा और आगे आने दो, और मेरे पैरों के किनारे इसको क्या करो, खत्म करो। बोलते बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड। और क्या बोलते हैं, जो टेंडर ग्रेस ऑफ डे, टेंडर ग्रेस ऑफ डे का मतलब होता है वो खुशनुमा दिन, जब इनका दोस्त इनके साथ होता था और ये उनके साथ हर जगह जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, बातें करते थे, इंजॉय करते थे, है ना। उस दिन को याद कर रहे हैं कि वो खुशनुमा पल जब वो अपने दोस्तों के साथ थे, दैट इज डेड। अब तो वो क्या है, उसके मरने के साथ वो भी क्या हो गया है, खत्म हो गया। यानी इनके दोस्त के जाने के साथ वो जो सुनहरा पल था, अब और नहीं है, क्योंकि उसके साथ ही क्या है, वो सुनहरा पल भी खत्म हो गया। विल नेवर कैप केम बैक टू मी, और क्या बोलते, विल नेवर कम बैक टू मी। और इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, कोई रोक नहीं सकता है ये होने से। और एक्सेप्ट भी करते हैं कि अब वो दोस्त नहीं रहा, अब वो कभी नहीं लौट के आएगा। वो ये बात भी एक्सेप्ट करते हो, बोलते हैं कि अब मेरा दोस्त जो है वो फॉरएवर के लिए मेरे पास से क्या है, चला गया है, और वो दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है। पहला लाइन में, पहला स्टांजा में बताते हैं कि उनके मन में जो अपने दोस्त के प्रति जो विचार आ रहा है, जो बोलना चाहते हैं, उनका लफ्ज उनको इजाजत नहीं देता है, जो उनको बहुत पेनफुल लगता है। दूसरा स्टांजा में बताते हैं कि किस तरीके से समुद्र के बीच के किनारे जो है, फिशरमैन का जो लड़का और जो लड़की है, वो जोर शोर से अपने मगन में खेल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तीसरा स्टैंजा में बताते हैं कि किस तरीके से नाव चालक, शिप का जो सेलर है, वो गाना गाते हुए क्या कर रहा है, हील के नीचे से जो है अपने गंतव्य यानी अपने डेस्टिनेशन तक जा रहा है, एकदम खुशी से, एकदम मगन होकर। और चौथा लाइन में और तीसरा लाइन में बताते हैं कि उनका दोस्त जो है, उनका जो दोस्त है, वो बेसिकली क्या है, अब उनके साथ वो नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो आवाज है वो आज भी उनके साथ मौजूद है। और चौथा लाइन में बताते हैं कि वो बताते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि अब उनका दोस्त कभी वापस लौट के नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग आगे के वीडियो में जो है तीसरा जो हम लोग सेमेस्टर वालों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आफ्टर वर्ड्स की तरफ, जो हम लोग का जो है एक तीसरा पोएम है, और ये हम लोग का सबसे आखिरी पोएम है ना। सो ये पढ़ लेते हैं तो हम लोग का पोएम का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आफ्टर वर्ड्स तो हम अभी शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले जो ब्रेक ब्रेक हम पढ़ाए हैं, उसमें ब्रेक ब्रेक आप लोग देख लेना कि ये पोएट जो है वहां पे वो उस पोएम को लिखे थे 1835 में, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इसका पब्लिकेशन होता है 1842 में। ये आप लोग ऐड कर लेना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम लोग बढ़ते हैं आफ्टर वर्ड्स में। तो सबसे पहले आफ्टर वर्ड्स क्या है, आफ्टर वर्ड्स किसके द्वारा लिखा गया, तो आफ्टर वर्ड्स जो है बाय थॉमस हार्डी, एक राइटर है, एक मशहूर राइटर है, जिनके द्वारा जो है ये पोएम तो लिखा गया। बड़ा खूबसूरत सा पोएम है, जहां पे वो क्या करते हैं, आफ्टर वर्ड्स का मतलब ही क्या होता है, इस पोएम का जो टाइटल है आफ्टर वर्ड्स का मतलब, आप कंप्लीट करके पूरा पोएम को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका नाम आफ्टर वर्ड्स ही कवि क्यों रखे। तो आफ्टर वर्ड्स का मतलब होता है मरने के बाद, यानी कि जब क्या होता है कि कोई व्यक्ति नहीं रहता है, जब वो मतलब जब व्यक्ति का क्या होता है, देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद के समय को जो है आफ्टर वर्ड्स यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे भी जो है इस कहानी का बैकग्राउंड थोड़ा समझ लीजिए। ये कहानी का बैकग्राउंड ऐसा है कि कभी यहाँ पे एट द एज ऑफ 77, यानी जब वो 77 साल के थे, यानी बहुत ओल्ड हो गए थे, बूढ़ा हो गए थे, और 77 साल का उम्र कम होता नहीं है। हम लोग तो 25-26 साल की उम्र में ऐसा लगता है ज्यादा ना जी पाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से एट द एज ऑफ 77, 77 साल की उम्र में क्या होता है कि इनको बड़ा ही डर सताने लगता है,
किस बात का डर सताने लगता है? इनको इस बात का डर सताने लगता है और ये जानते भी हैं कि अब ज़्यादा दिन का मेहमान तो हम बचे नहीं हैं। तो अब जितना साल भी हम लोग कुछ साल जी पाएँगे, लेकिन इनको ज़्यादा दिक्कत इस बात का था कि मरने के बाद जो है, इनके जो आस-पास के जो लोग हैं, जो नेबर है, जो लोग हैं, इनको किस तरीके से याद रखेंगे इनके जाने के बाद? क्या इनको याद रखा जाएगा कि इनको लोग भूल जाएँगे? इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ये परेशान होते हैं, यानी जीते-जीते इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि क्या मेरे मरने के बाद लोग मेरे को याद करेंगे? और याद भी करेंगे तो कैसे याद करेंगे? ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि ठीक है हुआ चल गया, बड़ा बहुत बोलता था, बहुत खड़ूस था, है ना? या ऐसे याद करेंगे कि नहीं यार बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा इंसान था, अरे इसके चले जाने के बाद जो है ना बड़ा दुःख पहुँचा हम लोग को। तो देखो इंसान के कर्मों के ऊपर क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे याद रखोगे। तो इनका कर्म ये था कि एक बड़े नेचर लवर थे। ही वॉज़ अ नेचर लवर पोएट, यानी ये नेचर के तमाम छोटी-छोटी, छोटी-छोटी जो चेंजेस है, उस चीज़ों को नोटिस करते थे, उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे और उस चीज़ों को फ़ील करते थे। यानी अपने जीवन में उन्होंने नेचर में आए हुए जितने भी चेंजेस है या छोटा-मोटा भी जो चीज़ होता है, जो हम लोग देख कर क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो नेचर लवर होते हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं, नेचर को ही हर कुछ समझते हैं, नेचर में ही प्यार, दुःख, शांति हर कुछ ढूँढते हैं, वैसे कुछ कवि थे हमारे थॉमस हार्डी जी, जो बेसिकली एक नेचर के बहुत बड़े लवर थे। तो ये चाहते थे कि मेरे मरने के बाद जो है लोग मेरे को क्या एक नेचर का ऑब्जर्वेंस के रूप में याद करेंगे? क्या मेरे चले जाने के बाद लोग ऐसा कहेंगे कि ये बड़ा ही नेचर से प्यार करता था, नेचर के हर छोटी-छोटी चीज़ों को जो है ये नोटिस करता था, बड़ा ही नेचर लवर, बड़ा ही नेक इंसान था, अच्छा इंसान था, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि ये एनिमल और जितने भी जो क्रिएचर थे, उनको कभी ये नुकसान नहीं पहुँचाता था, कभी ये कष्ट नहीं देता था, हमेशा उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन बहुत कम उनके लिए कर सका, लेकिन जितना भी किया उसने कभी हार्म करने का नहीं सोचा। तो ये सब सोचते हैं और सोच के ही क्या करते हैं, वो एक पोयम लिखते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे को किस तरीके से याद रखा जाएगा। इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे चले जाने के बाद ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा या दुनिया रुक जाएगा। हाँ, और इस बात पे भी विश्वास है कि ऐसा भी नहीं होगा कि मेरे चले जाने के बाद जो है लोग मेरे बारे में बात भी नहीं करेंगे, कि मतलब मेरे को पूरा भुला देंगे, ऐसा भी बात नहीं है। इतना भी हम कोई गलत और बुरा काम नहीं किए कि लोग हमको हमारे बारे में थोड़ा भी 1 दिन या 2 दिन भी हमारे बारे में बात नहीं करेंगे या हमें याद नहीं रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें वो क्या कहते हैं। आपको बैकग्राउंड समझ में आया? समझ में आया तो थोड़ा जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई, आपको समझ में आया कि नहीं, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पोयम में सबसे पहला लाइन एक-एक स्टांजा करके हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना? मेरे को भी 2-3 बार पढ़ना पड़ा। सो इसको थोड़ा आप बारीकी से देखोगे, है ना? थोड़ा इसको समझने का कोशिश करोगे। ठीक है भाई? हाँ, बढ़ते हैं। So when the present has lapsed its postern behind my tremulous stay, क्या बोलते हैं? When the present has lapsed, बोलते हैं कि जब क्या होगा कि मेरा मृत्यु होगा, यानी जब हम पोस्टन हो जाएंगे, यानी पास्ड अवे हो जाएंगे, यानी जब हम नहीं रहेंगे, तो मेरे बाद में मेरे को किस तरीके से याद रखा जाएगा। ये बताते हैं कि जब क्या होगा कि मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो मेरे बाद मेरे को मेरे मेरे मरने के बाद मेरे को किस तरीके से याद रखा जाएगा। एंड द मे मंथ फ्लैप इट्स ग्लेड ग्रीन लिप्स लाइक विंग्स। और ये क्या करते हैं, थोड़ा प्रकृति के बारे में बताते हैं कि कितना ज्यादा ये नोटिस करते हैं। ये बोलते हैं कि क्या मेरे मतलब मेरे चले जाने के बाद मेरा जो भी लेगेसी रहा है कि हम प्रकृति के हर चीज को ऑब्जर्व किए हैं, नोटिस किए हैं और हमेशा उसको जो है एक पॉजिटिव तरीके से जो है देखने का कोशिश किए हैं जीवन भर, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद क्या मेरे इन तमाम जो पीछे का जो लेगेसी है, जो मेरा जीवन भर का जो नेचर के प्रति एक अलग सा एक अटेंशन रहा है, एक अट्रैक्शन रहा है, क्या लोग उसको याद करेंगे। एंड द मे मंथ, और जो मई का महीना है, देखो ये तो फॉरेन कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का है, तो मई महीना में हम लोग के
यहाँ क्या होता है, एकदम जला देने वाला गर्मी होता है, जो अभी मई आया भी नहीं है तब भी गर्मी आ गया, यानी समर्स डे हम लोग में आता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, एक स्प्रिंग का महीना चलता है, स्प्रिंग टाइम चलता है, मतलब सदाबहार, जहाँ पे सारा पत्ता, मतलब जो पेड़ का जो पत्ता होता है हरा हरा हो जाता है, झड़ जाता है, नया नया पत्ते लगती हैं पेड़ में। तो ये बता रहे एंड द मे मंथ फ्लैप्स इट्स ग्लैड ग्रीन लिप्स। तो जो मई का महीना है उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे ग्लेड ग्रीन लिप्स, यानी पेड़ों में जो है एकदम हरी हरी पत्तियां आ जाती है, लाइक विंग्स, यानी एकदम जो है विंग्स की तरह जो है छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां जो है आने लगती है। डिलाइकेट फिल्म्ड एज अ न्यू स्पन सिल्क। और ठीक उसी टाइम पे क्या होता है, नई रेशम का जो है अलग अलग तरीके का जो है नई रेशम की पत्तियां भी जो है धीरे धीरे आने लगती है। विल द नेबर से, और क्या है, विल द नेबर से, क्या ये तमाम जो हम नोटिस करते हैं कि मई के महीने में नया नया जो है पत्तियां, हरा पत्तियां आने लगती है, और ठीक इसी टाइम पे नए नए रेशम उगने लगते हैं। तो ये जितना कुछ भी हम छोटी छोटी बारीकी, छोटी छोटी चीजें जो प्रकृति में हो रही है, घटित हो रही है, इसको जो हम इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, क्या विल द नेबर से, क्या मेरे जाने के बाद नेबर्स कहेंगे, नेबर्स यानी पड़ोसी कहेंगे कि ही वॉज अ मैन, यही वो ये एक इंसान था, ये एक बड़ा अच्छा, ये एक इंसान था हु यूज्ड टू नोटिस सच थिंग, कि एक ऐसा शख्स था ना जो भाई प्रकृति में ये छोटे छोटे चीजों को क्या करता था, ये नोटिस करता था, और नोटिस ही नहीं करता था बल्कि इन तमाम चीजों को बड़ा गहरा तरीके से जो है इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता था। तो यहाँ पे बता रहे कि क्या नेबर्स मेरे चले जाने के बाद ऐसा कहेंगे कि ये जो शख्स था ना, ये प्रकृति के छोटी छोटी चीजों को भी क्या करता था, नोटिस करता था। जिसे मई के महीने में नया पत्ता आ गया उसको नोटिस करता था, उसके बाद जो है स्प्रिंग फील्ड के टाइम पे जो है नया रेशम का रेशम निकलने लगता है उसको नोटिस करता था। तो ऐसा कहेंगे क्या मेरे चले जाने के बाद मेरे पड़ोसी कि भाई ये जो है ना बड़ा नेचर लवर था, नेचर में आने वाले हर वेरिएशन और हर चेंजेस को क्या करता था, बड़े गहराई से क्या करता था, ये नोटिस करता था। हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड स्टांजा में। आशा करते हैं कि आप लोगों को पहला स्टांजा बड़ा अच्छा से क्लियर हो गया, बड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब स्टांजा था, लेकिन हम उसको कोशिश किए हैं जितना हो सके उतना हम उसको सिंपल में करने की। तो यहाँ पे सेकेंड स्टांजा में हम लोग चलते हैं, है ना। सेकेंड स्टांजा क्या कहता है, सेकेंड स्टांजा को हम लोग कहला लेते हैं कि इफ इट बी इन द डस्क व्हेन, ये बोलते हैं कि अगर कभी मेरा क्या होता है कि मृत्यु कभी शाम के समय हो, यानी डस्क यानी इवनिंग के टाइम पे हो। इफ इट बी इन द डस्क यानी जब क्या होता है अंधेरा के समय में, अगर मेरा इवनिंग के टाइम में अगर मेरा कभी क्या होता है मृत्यु होता है, लाइक जैसे, तब एन आई इल्ड साउंडलेस ब्लिंक, जब क्या होता है अंधेरा के समय में क्या होता है, जब सब कुछ क्या होता है शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है स्थिर सा पड़ जाता है, किसी भी तरीके का शून्य सा हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उस समय बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है आईलिड साउंडलेस, बस केवल क्या होता है ब्लिंक करता है आंख, लेकिन किसी भी तरीके का कोई साउंड नहीं होता है। इवनिंग के टाइम समय में, जब रात के समय में जब कोई साउंड नहीं होता है, तो द ड्यूफुल हॉक यानी जो ओस के टाइम पे, शाम के टाइम पे जो हॉक है यानी जो बाज है, कम्स क्रॉसिंग द शेड्स टू अलाइट, वो क्या होता है शाम के समय में शांत सा वातावरण जब हो जाता है तो बाज क्या होता है अपना शांति से क्या करता है शेड्स टू अलाइट, यानी वो क्या करता है चलते रहता है, यानी बाज क्या होता है क्रॉसिंग करते रहता है, यानी उड़ने लगता है। और क्या बोलते हैं अपॉन द विंड रैप्ड अपलैंड थॉर्न अ गेजर में थिंक टू हिम दैट मस्ट हैव बीन अ फेमिलियर साइट। और देखो ये क्या क्या सोच रहे हैं कि शाम के समय में अगर कभी मेरा मृत्यु हो जाएगा, जिस टाइम पे क्या होगा एकदम सब कुछ शांत सा रहेगा, क्योंकि अंधेरा छाया रहेगा, उस समय कोई आवाज, कोई चंचल, कोई भी जो है अफरा तफरी नहीं रहेगा। और ठीक उसी टाइम पे क्या होता है, ठीक उसी टाइम पे जब सब कुछ शांत हो जाता है तो एक बाज क्या होता है उड़ने लगता है ना। और बोलते हैं कि अपॉन द विंड रैप्ड अपलैंड थॉर्न, और क्या होती है कि जो
हल्की 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 क्या होती है, जो हवाएं हैं वो चलने लगती है ना। और अ गीजर में थिंक, अ गीजर मतलब जो देखने वाले हैं, जो मेरे को इस तरीके से जो देखने वाले हैं, जो कि हम इस तरीके से क्या करते हैं, नेचर के हर पहलुओं को क्या करते हैं, हर मूवमेंट को क्या करते हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फील करने की कोशिश करते हैं। तो जो ऐसा करते हुए मेरे को देखते हैं, क्या वो ऐसा सोचेंगे, और गेजर में थिंक, गेजर मतलब देखने वाले, नेबर्स, ऐसा करते हुए मेरे को देखने वाले जो लोग हैं, क्या वो सोचेंगे कि टू हिम दिस मस्ट हैव बीन अ फेमिलियर साइट, कि भाई ये इसके लिए बड़ा ही क्या था, बड़ा ही एक दृश्य, बड़ा ही एक अच्छा क्या था, साइट था। साइट मतलब दृश्य था, ये बड़ा देखने लायक क्या था, एक दृश्य था। शाम का समय, अंधेरा छा गया, सब कुछ शांत हो गया, और बाज यहाँ पे क्या होने लगा, उड़ने लगा, और फिर हल्का 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 हवाएं चलने लगी, है ना, हल्का हल्का सब कुछ चीज होने लगा। तो क्या ये सारा जो बारीकी चीज है, ऐसे हमारे जो पोएट कहते हैं, हमारे जो लोग हमको ऐसे करते हुए देखते हैं, नोटिस करते हुए, तो क्या वे मेरे बारे में सोचेंगे कि भाई ये तो बड़ा अच्छा दृश्य था, ये क्या गजब का दृश्य देख रहा था, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो नेचर में हो रहा था। हमें नेचर के दृश्य को बताया जा रहा था, साइट ऑफ नेचर को जो है ये बताते हैं कि कितना ब्यूटीफुल साइट है, नेचर का भी बहुत सारा कलर है, नेचर का भी बहुत सारा खूबसूरती है जो ये देख पाता था और इसका दृश्य से दिखाई पड़ता था। तीसरा स्टांजा, सेकंड स्टांजा, आशा करते कि आप लोग को समझ में आया, अच्छे से समझना, जहां पे ना समझ में आए मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना, है ना। इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉक्टर्नल ब्लैकनेस, मोती एंड वार्म, तीसरा स्टांजा हम बोलता है कि अगर मेरा मृत्यु कभी क्या होता है, रात के समय में हो जाता है, अंधेरी रात, यानी वहां पे इवनिंग था, अब बोला एकदम रात, यानी पूरा अंधेरा छा जाता है, जब पूरा डार्क हो जाता है, जब ब्लैकनेस, यानी जब पूरा ब्लैकनेस छा जाता है, और उस समय थोड़ा थोड़ा गर्मी का एहसास होता है, गर्माहट का एहसास होता है, उस टाइम पे अगर कभी मेरा क्या हो जाए, मृत्यु हो जाता है, एकदम रात के समय जिस टाइम पे पूरा अंधेरा छाया होता है, हल्का गर्मी का एहसास होता है, व्हेन द हैडॉग ट्रेवल्स ब्यूटीफुली ओवर द लॉन, और इस टाइम पे अंधेरा समय में जब कुछ नहीं दिखाई देता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो हैडॉग है, अ काइंड ऑफ रैट, यानी एक रैट का, एक माउस का, एक चूहा का प्रजाति का एक एनिमल क्या करता है, लॉन पे क्या करता है, ट्रेवल करता है, यानी चलता है धीरे धीरे, और रात को सारा अनाज खाता है। वन में से, तो क्या ये जो हम नोटिस कर रहे हैं, ये सारा कुछ छोटा छोटा चीज देख रहे हैं कि जब पूरा अंधेरा हो जाता है, और तब वहां पे हैडॉग आता है, और धीरे 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 वो शांति से ट्रेवल करता है। तो ये तमाम जो चीज हम देख रहे हैं प्रकृति में घटित होते हुए, वन में से क्या ऐसा कर देखते हुए, ऐसा मेरे को करते देखते हुए कोई एक कहेगा कि ही स्ट्रोक दैट सच इनोसेंट क्रिएचर कम टू नो हार्म, कि अरे ये जो है इनोसेंट क्रिएचर को क्या करता है, कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता है, कभी भी कष्ट नहीं देता है ना। मतलब वो देखते हैं सब कुछ होते हुए, लेकिन कभी भी वो किसी भी एनिमल या किसी भी क्रिएचर को कभी भी वो क्या किए हैं, हार्म नहीं पहुंचाने का कोशिश किए हैं। तो क्या कोई लोग इनको कहेगा कि यार ये जो शख्स था ना, नेचर लवर के साथ साथ ये नेचर का प्रोटेक्टर भी था, ये कभी भी नेचर में जितने भी जो कुछ भी हो रहा था, पंछी पशु जो कुछ भी एनिमल जा रहे थे, कभी इसने क्या किया, उनको हार्म नहीं पहुंचाया, कभी उनको कष्ट नहीं दिया, है ना भाई। कष्ट देना भी नहीं चाहिए, हर जीवन अनमोल होता है। क्या बोल रहे हैं, बट ही कुड डू लिटिल फॉर देम, लेकिन इसने, ये जो शख्स है, ये बहुत कम कर सका उनके लिए, यानी जितना करना चाहिए उतना वो नहीं कर सका ये एनिमल के लिए। एंड नाउ ही इज गॉन, अब तो वो चला गया है। यानी यहाँ पे पोएट के बारे में लोग क्या ऐसा सोचेंगे कि ये बड़ा नेचर लवर था और नेचर प्रोटेक्टर था, कभी किसी को हार्म नहीं करता था, ये बहुत कम कर सका इन नेचर के एनिमल के लिए बहुत कुछ, लेकिन अब ये नहीं रहा, यानी जितना इसको करना चाहिए उतना नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी किया अच्छा किया। एंड ही कुड डू लिटिल, ये बहुत कम, ही मतलब ऑथर के लिए, ये बहुत कम किया उन लोगों के लिए। एंड नाउ ही इज गोन, देम मतलब यहाँ पे वो एनिमल और नेचर के लिए, और अब क्या है, अब तो ये है ही नहीं, अब तो ये चला गया।
चौथा स्टांजा, इफ व्हेन हियरिंग दैट आई हैव बीन स्टिल एट लास्ट दे स्टैंड एट द डोर। चौथा स्टांजा में कहते हैं कि इफ व्हेन हियरिंग दैट आई हैव बीन स्टिल एट लास्ट दे स्टैंड एट द डोर, यानी यहाँ पे बोलते हैं कि क्या कभी ऐसा होगा कि जब हम अंतिम सांस ले रहे होंगे, तो जब ये खबर हमारे आसपास के पड़ोसियों को पता चलेगा कि हम आखिरी सांस ले रहे हैं और हम अब मरने के कगार पे आ गए हैं, तो दे स्टैंड एट द डोर, तो क्या ये सब कुछ सुन के वे लोग हमारे दरवाजे के पास आएंगे मेरे को देखने। वॉचिंग द फुल स्टेयर्ड हैवीनेस दैट विंटर सीज, वो क्या ठंडे के समय में जब मैं लास्ट सांस ले रहा हूँगा, तो जब इनको जब पता चलेगा तो क्या हमारे आसपास के लोग मेरे को देखने मेरे दरवाजे तक आएंगे। विथ दिस विल दिस थॉट राइज ऑन दोज हु विल मीट माय फेस नो मोर, और वहां पे आकर क्या उनके मन में ये थॉट आएगा जब वो मेरे को देखेंगे कि अब हम मर रहे हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, आखिरी सांस खत्म होने वाला है, तो क्या ये सब कुछ देखकर विल दिस थॉट राइज ऑन दोज, तो क्या उनमें इस तरीके का थॉट आएगा, उनमें आएगा कि हु विल मीट माय फेस नो मोर, कि अब मेरे से वो कभी भी क्या कर सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, यानी अब फॉरएवर के लिए हम अब उनसे कभी मिल नहीं सकते। तो क्या उनके मन में ऐसा आएगा कि अब इस शख्स से जो है हम लोग अब कभी नहीं मिल सकते हैं। तो क्या मेरे जाने का जो उनके अंदर जो सेंसिटिव है, जाने का जो गम है, क्या उनके अंदर आएगा कि यार ये शख्स अब हम लोग को छोड़ के जा रहा है, अब इसके साथ कभी नहीं मिल सकते हैं, है ना। तो भाई हर हर व्यक्ति को आएगा, है ना, कोई इतना कठोर दिल वाला भी नहीं होगा। क्या बोलते, ही वॉज वन हु हैड एन आई फॉर सच मिस्टीरियस, क्या उनके मन में ये बात आएगा कि ये एक ऐसा शख्स था, ये यही एक शख्स था जिसके आंखों में इतने सहारे रहस्यवादी चीज थे, यानी वो नेचर को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ता था, हर चीज को ऑब्जर्व करता था, और यही एकमात्र शख्स था जो इतने सारे रहस्यवादियों को भी क्या करता था, ये ऑब्जर्व करता था और नोटिस करता था। ये क्वेश्चन मार्क देते हैं कि भाई यही एक इंसान था जो लोग याद रखेंगे इसको, यही एक इंसान था जो नेचर के हर चीजों को परखता था। और लास्ट स्टांजा, एंड विल एनी से देम माय बेल ऑफ क्विटेंस इज हार्ड इन द ग्लूम, क्या कोई एनी से व्हेन माय बेल, क्या कोई ऐसा कहेगा जब मेरा यहाँ पे बेल का मतलब क्या होता है, देखो क्रिश्चियन रिलीजन में क्या होता है, जब फ्यूनरल होता है, यानी कि जब क्या होता है कि आखिरी क्रियाकलाप होता है, अंतिम संस्कार होता है, होने जाता है, तो चर्च में क्या होता है, ये तो क्रिश्चियन थे तो चर्च में बेल बजाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है फ्यूनरल के लिए ले जाया जाता है, जिससे कि सभी लोग को कहा जाता है कि आखिरी बार जिसको देखना है वो देख सकते हैं। तो ये बताते हैं कि विल एनी से व्हेन माय बेल ऑफ क्विटेंस इज हियर्ड इन द ग्लूम, क्या जब सभी के कानों तक जब मेरा फ्यूनरल का बेल सुनाई देगा, तो कोई फ्यूनरल का बेल जब सुनाई देगा, तो एंड अ क्रॉसिंग ब्रिज कट्स अ पॉज इन इट्स आउट रोलिंग, और ये बताएगा बेल कि अब जो है ये हमेशा हमेशा के लिए हम लोग से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। टिल दे राइज अगेन एज दे वेर अ न्यू बेल्स ब्लूम, टिल दे राइज अगेन, और तब तक के लिए टिल दे राइज अगेन, और उनमें तब तक के लिए जो है मेरा बेल उनके कानों में गूंजता रहेगा, एज दे वेर अ न्यू बेल्स ब्लूम, जब तक कि वो कोई नया बेल जो है न सुन ले, तब तक हो सकता है कि मेरे ही फ्यूनरल के टाइम पे जो बेल बजा वही उनको जो है कानों में हमेशा याद रहेगा, तब तक जब तक कि कोई नया फ्यूनरल निकालते समय कोई फिर से बेल ना बजे। ही हियर्स इट नॉट नाउ बट यूज्ड टू नोटिस सच थिंग, ये सोचता है कि मैं तो अब कोई जो बेल बजेगा, अब किसी का फ्यूनरल होगा और बेल बजेगा, तो मैं उस बेल को नहीं सुन पाऊंगा, है ना, बट यूज टू नोटिस सच थिंग, लेकिन ये पोएट कहते हैं कि लेकिन मेरी इच्छा है कि उन चीजों को मैं क्या करूं, सुनूं, उन चीजों को मैं नोटिस करूं, लेकिन अब तो इनका डेथ हो गया है, अब ये चाह कर भी क्या कर सकते, दूसरों के फ्यूनरल के टाइम पे जो बेल बजता है चर्च में उसको नहीं सुन सकते। तो इस तरीके से हम लोग का ये आफ्टर वर्ड्स जो पोएम था ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, है ना। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हम अपने प्रोज की तरफ, जो तीन प्रोज है, द चाइल्ड, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, द चाइल्ड हम लोग पढ़ेंगे, आई हैव अ ड्रीम, ये भी पढ़ेंगे,
और एक उसमें क्या था हम लोग का, एक और प्रोज है जिसको हम लोग अब एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं, है ना?